हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मनोज और यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन 10th क्लास साइंस का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मैं उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलूंगा। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होता क्या है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट बहता है उसी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे अपन। किस तरीके से बहता है, एक्चुअल में होता क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कौन इसको रेजिस्टेंस करता है, कौन इसको रोकने का काम करता है, ये सारी बात अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाला है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिक्स का पार्ट है ये। न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस पे, किस तरीके से न्यूमेरिकल बनता है, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं दोस्त, ये सारी बात टॉप नॉच तरीके से जानने वाले इस लेक्चर के अंदर। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट, हमारे घरों के अंदर जो है करंट बहती रहती है। आजकल की जो मॉडर्न डे लाइफ है, प्रेजेंट टाइम की जो लाइफ है, उस लाइफ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी नहीं है, नथिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अगर मान लो कि बाई चांस आज सर ने बहुत मोटिवेट कर दिया, और जब मोटिवेट कर दिया तो पढ़ने का मन हो गया कि यार हम भी तोड़ देंगे फोड़ देंगे, रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, लगातार चलते रहेंगे, अथक प्रयास करेंगे। इतना मोटिवेशन मिलने के बाद यार आपका मन हो गया वाकई में पढ़ूंगा, जैसे आप पढ़ने बैठे इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई। अब तो वही चीज है ना भाई, कि हर एक किसी काम को करने के लिए लाइट या फिर करंट, जिसको हम बेसिकली लाइट भी बोलते हैं, वो करंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस करंट का जरूरी रहेगा भाई। तो करंट हमारे डेली लाइफ के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे गैजेट जो है फोन, वो भी हमारे एक डेली लाइफ का यूजेस है भाई, उसी तरीके से करंट भी जो है आज के जमाने में बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी। अगर वो नहीं होगी तो सारे काम है वो सारे अपन नहीं कर पाएंगे। तो करंट बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। ठीक है, अब ये करंट होता क्या है, करंट को फ्लो करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सारी बात करते हैं। पहले तो देखो भाई, जैसे आपने नॉर्मली अपने घरों के अंदर जो सेटअप होते हैं, क्या करते हैं, आप स्विच ऑन करते हैं। जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, आपका फैन चलना शुरू हो जाएगा, आपकी लाइट जो ट्यूबलाइट लगी वो ऑन हो जाएगी, आपकी एलईडी लाइट है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, आपकी टीवी ऑन हो जाएगी। क्या किया आपने, ऐसा स्विच ऑन किया। यार उस स्विच ऑन करने में ऐसा क्या प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से ये लाइट पंखे सारे चालू हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं? क्या प्रोसीजर है? तो देखना, वायर लगे हुए हमारे प्लास्टर के नीचे की तरफ, वो वायर क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी का जाल बिछा रखा अपन ने, एक नेटवर्क बना रखा है इलेक्ट्रिसिटी का। और ये इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क क्या करता है, करंट को फ्लो करवाता है। या फिर देखना, मैं बताता हूं आपको किस तरीके से काम होता है। देख, हेडिंग लिखा हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या हेडिंग लिखा? फर्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट। एक ऐसा सर्किट जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बना होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाएगा। या फिर और सुनना बात, जितनी भी करंट होती है वो करंट किसी एक वायर में फ्लो होती है। अगर अभी जो वायर होता है हमारा, उस वायर के अंदर करंट क्या होती है, फ्लो होती है। और जब वायर में करंट फ्लो होगी तो उससे बनेगा एक सर्किट। उससे क्या बनेगा दोस्त, एक सर्किट बनता है। उसी सर्किट को मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे एग्जांपल देखना, मेरे पास एग्जांपल है, इस तरीके से मैं बनाता हूँ। देखो भाई, मैंने यहाँ पर जोड़ दिया एक बल्ब। क्या जोड़ दिया? एक बल्ब जोड़ दिया। ये मेरे पास में वायर है, और मैंने इस वायर को एलईडी लाइट, मान लो एलईडी लाइट या फिर बल्ब समझ लो, मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया। वी वोल्ट की बैटरी है भाई, इस बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, मान लो यहाँ पे मैंने स्विच पे लगा दिया, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। तो करंट किसके मीडियम से फ्लो होती है? करंट एक मीडियम यूज करते हैं जिसकी वजह से वो चार्ज को फ्लो करवाती है। वो मीडियम है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या मीडियम है? इलेक्ट्रिक सर्किट। अरे भाई, मेरे पास बैटरी में एनर्जी स्टोर्ड है, जो मैंने बैटरी लगाई, तो उस बैटरी में एनर्जी स्टोर्ड है, उसको मैं इस वायर के हेल्प से क्या कर रहा हूँ, फ्लो करवा रहा हूँ इस बल्ब तक। और जैसे बल्ब तक जाएगी, बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है। तो ये जो वायर है, ये वायर किसका काम करता है? सर्किट का काम करता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट फ्लोज इन अ वायर एंड इट फॉर्म अ सर्किट, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक सर्किट। आगे देखिए, मैं कुछ बात करता हूँ कुछ मटेरियल्स की, कुछ मैटर की। ये इलेक्ट्रिक सर्किट हर जगह काम नहीं करता है, या फिर ऐसे मैटर्स जिनसे अपन इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना चाहते हैं, हर किसी से इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बना सकते हैं। हर किसी मैटर से इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बना सकते। तो मैटर के टू टाइप होते हैं, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। कितने टाइप होते हैं दोस्त? कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब जो करंट फ्लो कर सकते हैं, नॉन कंडक्टर जो करंट फ्लो नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से बात समझ में आती है। एग्जांपल लिखा मैंने, मेटल्स। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक वायर, आपने जो वायर देखा है, वो वायर उसके अंदर क्या होता है? या तो कॉपर, तांबा होता है कॉपर, या तो उसके अंदर होगा कॉपर, या फिर उसके अंदर होता है आयरन, या फिर उसके अंदर होता है एल्यूमिनियम, या फिर उसके अंदर हो सकता है सिल्वर। ये सारी मेटल्स है, सारी क्या दोस्त? सारी मेटल्स है, और मेटल्स आर कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक वायर में भी मेटल होता है, ये मेटल भी क्या हो जाएगी? कंडक्टर हो जाएगी। मिनरल वाटर या फिर लेमन जूस। और भाई जो मिनरल वाटर है हमारा, उस मिनरल वाटर के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट है, और मिनरल प्रेजेंट है यानी चार्जेस प्रेजेंट है। तो चार्ज क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकते हैं।
और लेमन जूस में भी क्या होंगे, चार्ज प्रेजेंट होगा, लेमन जूस में सॉल्ट होगा या फिर कुछ आयंस होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, वो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं। तो ये दीज आर कंडक्टर्स, रबर, प्लास्टिक एंड वुड। लकड़ी बेसिकली अगर करंट वाली जगह होती है तो वहां लकड़ी का यूज करके, जैसे मान लो कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है किसी जगह पर, तो वहां लकड़ी का यूज करके उसको छुड़ाया जाता है, क्योंकि लकड़ी क्या है, नॉन कंडक्टर है। या फिर कोई एक ऐसा इलेक्ट्रिशियन आता है जो पोल पे चढ़ के कुछ वायर को जोड़ रहा होता है या फिर कुछ मिस्टेक को सही कर रहा होता है, वो अपने हाथों में रबर के ग्लव्स पहनता है, रबर के ग्लव्स पहनता है, बिकॉज रबर क्या है भाई, रबर इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वुड लकड़ी हो गई। प्लास्टिक भी क्या होता है, प्लास्टिक जो मान लो कि तार के ऊपर अपना जो वायर होता है तार, उसके ऊपर जो कवरिंग आती है वो प्लास्टिक की बनी है, दैट इज नॉन कंडक्टर। ठीक है, तो आपको आई होप मैटर के बारे में समझ आएगा, वो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बारे में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, क्योंकि हमारा जो मेन डेफिनेशन है यहीं से अपना टॉपिक शुरू करता है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। व्हाट इज करंट, तो देखना करंट के बारे में समझिए भैया आप लोग, एकदम सस्ते में समझूंगा, बिल्कुल सस्ते में, है ना। मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक वायर है, क्या है दोस्त, इलेक्ट्रिक वायर, और उसके अंदर बहुत सारे लगे हुए इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, इलेक्ट्रिक वायर में बहुत सारे क्या भाई, इलेक्ट्रॉन्स है। अरे क्या है दोस्त, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रिक वायर, उस इलेक्ट्रिक वायर में मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपना माल मसाला, अपना मटेरियल लेके खड़े हैं इस तरीके से, अपना माल मसाला, अपना मटेरियल लेके इस तरीके से खड़े हैं। जैसे ही अपन स्विच ऑन करेंगे, ये अपने मटेरियल, अपने चार्ज, मटेरियल मतलब इसका चार्ज है, चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इसके अंदर। ये सारा जो लेके खड़ा है सारा क्या है भाई, ये चार्ज है इनका, ये सारा क्या है, ये चार्ज है। तो सभी इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज लेके खड़े हैं, मैं चार्ज को बोलता हूँ माल मसाला या फिर मटेरियल्स। ये चार्ज अपना माल मसाला लेके खड़े हैं, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, ये माल मसाला ट्रांसफर करते हैं। माल मसाला क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। पीछे वाले ने इसको दिया, इसने आगे वाले को दिया, उससे उसने आगे वाले को दिया। इस तरीके से क्या करते हैं, ये चार्ज को ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं, चार्ज को ट्रांसफर करते हैं। तो ये चार्ज क्या होगा भाई, ये चार्ज फ्लो होगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इस तरीके से क्या करता है, चार्ज फ्लो करता है। और जब चार्ज फ्लो करता है तो कुछ टाइम भी लगता है। अरे भाई जब चार्ज को फ्लो करवाया जा रहा है तो कुछ टाइम भी लग रहा है, कितने टाइम में चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को बोलते हैं करंट। ये चार्ज फ्लो हो रहा है, इस चार्ज के फ्लो होने को कितना टाइम लग रहा है, फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कितने टाइम में चार्ज को फ्लो करवाया जा रहा है, उसी को बोलता है इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी रेट, यानी चार्ज को फ्लो करने की रेट, रेट मतलब टाइम, कितना टाइम लग रहा है उसको, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मेरे दोस्त क्या कर रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन खुद ट्रांसफर हो रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन खुद ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो अपने जो नेगेटिव चार्ज उसने ले रखा है, उठा रखा है नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज आकर ट्रांसफर कर रहा है। और जब चार्ज ट्रांसफर करेगा, कितनी स्पीड से कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, उसी को बोलते हैं करंट। अरे यार आया क्या दोस्त, एकदम धुआंधार तरीके से, देखिए आगे और समझते हैं। हो गया भाई, अब देखो आगे देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ करंट, करंट को जिसमें मेजर करता है, जिस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में मेजर करते हैं, जिस यूनिट में मेजर करते हैं, वो एम्पियर। क्या है भाई, यूनिट एम्पियर। यूनिट क्या है दोस्त, एम्पियर। एम्पियर को मैं ए से लिख सकता हूं और ए एम पी से भी लिख सकता हूं। बाई चांस कभी आपको शॉर्ट में लिखे दे दे यूनिट, जैसे यूनिट पूरी नाम नहीं लिखते, शॉर्ट में लिखते हैं, तो उसका सिंबल या तो ए हो सकता है या फिर ए एम पी पूरा लिख सकते हैं। ए लिखा तो भी एम्पियर है और ए एम पी लिखा मतलब भी एम्पियर है। और किसकी यूनिट है, ये करंट की यूनिट है। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। फॉर्मूला क्या बनेगा देखना, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अपन ने क्या बोला, अपन ने यही तो डेफिनेशन बोला था कि चार्ज को फ्लो करने में जितना टाइम लगता है उसी को मैं करंट बोलता हूं। तो फॉर्मूला क्या बनाया अपन ने, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी चार्ज को फ्लो करवाने में जितना टाइम लगता है वो किसका इक्वल है, करंट का इक्वल है। मैं करंट का सिंबल आई से यूज करूंगा, चार्ज को क्यू से डिनोट करूंगा और टाइम को टी से डिनोट करता हूं। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। हमारे पास में इस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला आता है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आगे देखो, क्यू का मतलब क्या हो गया, चार्ज हो गया, टी का मतलब टाइम। इनकी यूनिट क्या होती है, तो चार्ज की यूनिट है कूलम। अरे दोस्त चार्ज की यूनिट कूलम है, टाइम की यूनिट सेकंड। रप्पा रप्पा, अरे यार एकदम रप्पा रप्पा कर देना। देखिए आगे और समझाता हूँ। कूलम को अपन सी से डिनोट करते हैं, सेकंड को एस से डिनोट करते हैं। अरे कूलम को सी से, सेकंड को एस से। ठीक है दोस्त, आगे देख, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, वो चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। आगे देखो, 1 कूलम चार्ज है, एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स।
एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो होंगे 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने में, एक कूलम चार्ज के अंदर। ये वैल्यू आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, एनसीईआरटी ने डेटा बता रखा है, कभी भी ऑब्जेक्टिव में सवाल आ जाए आपने को डायरेक्ट टिक करना पड़ेगा। आगे देखिए 1 एम्पियर। भाई अपन ने पढ़ लिया कि एम्पियर जो होते हैं यूनिट होती है करंट की। व्हाट इज 1 एम्पियर, एग्जाम में बहुत फेमस डेफिनेशन ये पूछता है, एम्पियर 1 एम्पियर के बारे में बताओ। तो देखना भाई इधर देखिए, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अगर मैं एक कूलम चार्ज को एक सेकंड में फ्लो कर दूं, एक कूलम चार्ज को एक सेकंड में अगर मैं फ्लो कर दूंगा, क्या बनेगा, 1 एम्पियर करंट। क्या बनेगी, 1 एम्पियर करंट। यही डेफिनेशन में लिखिए, फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकंड, यानी एक कूलम चार्ज को मैं पर सेकंड, हर एक सेकंड के अंदर ट्रांसफर करता हूं, यानी एक कूलम चार्ज को एक सेकंड में मुझे ट्रांसफर करना है, उसमें जो करंट बनेगी उसी करंट को बोलता हूं 1 एम्पियर करंट। क्या बोलेंगे उसको, 1 एम्पियर, और करंट को 1 एम्पियर करंट। क्या कहानी क्लियर है मेरे दोस्त, एकदम टॉप क्लास तरीके से, धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से आगे बढ़िए। अब मैं करवाता आपको न्यूमेरिकल्स। तो ये टाइम किसका है भाई, ये टाइम न्यूमेरिकल्स का है। अपन सारी चीजें कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स में A to Z तरीके से। आपको बता रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, आपको आई फाइंड करना है। करंट मतलब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो आई आपको फाइंड करना है, क्यू दे रखा है 50 कूलम और टी दे रखा है 4 सेकेंड। कर लो ना यार, फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। वैल्यू बताओ, वैल्यू क्यू की वैल्यू 50 और टाइम की वैल्यू 4 कूलम और ये सेकेंड। 50/4 करोगे आप तो आपकी वैल्यू आएगी 12.5 एम्पियर। कितनी आएगी दोस्त, ये आपकी करंट की वैल्यू आएगी 12.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल वे में क्या है, अपने फॉर्मूला था आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है, आई फाइंड हो जाएगा यार बस। अगला देखिए, आपको इस बार भी आई फाइंड करना है, फाइंड आई इफ क्यू इक्वल टू 300 कूलम एंड टी इक्वल टू 25 सेकेंड। आपको 300 कूलम चार्ज दे रखा है, 25 सेकंड दे रखा है, आपको आई फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बताओ भाई, क्यू की वैल्यू 300 कूलम अपॉन टाइम की वैल्यू 25 सेकंड। जब इसको आप डिवाइड करोगे 25 को ऐसे डिवाइड कर लो आप, तो 100 से डिवाइड करो तो 4 आएगा, और 4 को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 एम्पियर। ठीक है, आप कर लेना कैलकुलेशन से, मैं लिख देता हूँ डेटा सही से, 25 और ये 300। ठीक है दोस्त, तो ये 12 एम्पियर आपके करंट की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बार आपको क्यू फाइंड करना है। हमारे पास देखना फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हमारे पास में 3 वैल्यू, आई क्यू और टी। 3 वैल्यूज में से कोई भी 2 वैल्यू दे दे, आप तीसरी निकाल सकते हो। यस, बिल्कुल आसान है भाई। अगर 3 वैल्यू में से कोई भी 2 वैल्यू हमें गिवन है, तीसरी इजीली अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखो भाई, तो आपको क्यू फाइंड करना है। क्या मैं इस टी को इस तरफ भेज सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू आई इंटू टी। तो लिख दो, फॉर्मूला लिख दो भाई, Q इक्वल टू आई इंटू टी। बस अब आप वैल्यूज पुट कर दो। आई की वैल्यू दे रखी 70 एम्पियर और टी दे रखा है 2 सेकेंड। कितना आएगा दोस्त, 70 को 2 से 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 कूलम। ये आपकी वैल्यू किसकी आ चुकी है, आपकी वैल्यू आ चुकी है Q की वैल्यू 140 कूलम। ओके, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द टाइम। इस बार आपको टाइम फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है। तो इसको इधर भेज दूंगा और इसको इधर भेज दूंगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। मैं इसको इस तरफ भेज सकता हूँ, इसको इस तरफ भेज दूँ, क्या बनेगा फॉर्मूला, टी इक्वल टू क्यू अपॉन आई। ओके, देखिए भाई, तो क्यू की वैल्यू दे रखी है 30 कूलम और आई की वैल्यू दे रखी है 80 एम्पियर। 0 से 0 कट हो जाएगा, कितना आएगा 3/8 सेकेंड। ये वैल्यू आ चुकी है टाइम की वैल्यू। बस ठीक है, चलिए दोस्त, फिर आगे अपन फर्दर बात करते हैं। उसके अंदर अपन पढ़ते हैं पोटेंशियल के बारे में। जब अपन बैटरी यूज करते हैं, बैटरी या फिर जो हमारे घरों के अंदर करंट आता है, इसका वोल्टेज होता है। अपन कभी बोलते हैं लाइट स्लो होती है, लाइट डिम होती है, वोल्टेज डाउन है, वोल्टेज अप है, वो जो सारा प्रोसेस है उसको बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज में और बोल सकता हूँ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है, तो देखिए दोस्त, डेफिनेशन बताता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन बाय बैटरी। अब जो बैटरी आपने यूज की किसी सर्किट के अंदर, तो वर्क डन बाय बैटरी टू मूव चार्ज
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यार आपने क्या बोला था कि चार्ज का जो फ्लो होगा, करंट में क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का फ्लो मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को फ्लो करवाने के लिए बैटरी काम करती है। अरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको चार्ज को फ्लो करने के लिए बैटरी अपना कुछ वर्क डन करेगी, और उसी वर्क डन क्या बोलता हूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन बाय बैटरी टू मूव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक वोल्टेज भी बोल सकता हूं मैं इसको। उस पोटेंशियल के अंदर, उस वोल्टेज के अंदर क्या होगा, डिफरेंस होना चाहिए। जैसे अपन बात करते हैं भाई, जैसे हमारा डिफ्यूजन होता है, गैसों का डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में क्या होता है, हमारी गैसेस की कंसंट्रेशन जहां हाई होगी वहां से गैसेस लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। या फिर अगर मैं पानी की बात करता हूँ, वाटर की, तो वाटर भी अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इसी तरीके से पोटेंशियल भी क्या होगा, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। और ये कब होगा, तो पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस होगा। अरे भाई जब पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस होगा तभी तो ये बात होगी। अगर पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल पोटेंशियल है, तो कोई चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर एक पोटेंशियल ज्यादा है, हाई पोटेंशियल, दूसरा पोटेंशियल कम है, लो पोटेंशियल, तो हाई वाला चार्ज को मूव करेगा लो वाले की तरफ। और उसी तरीके से क्या होती है, पोटेंशियल में डिफरेंस होने की वजह से चार्ज मूव करते हैं, और चार्ज के मूव करने को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो करंट के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है भाई, करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है पोटेंशियल डिफरेंस। अरे भाई देखो, मेरे पास में पोटेंशियल ज्यादा है, मेरे पास में पोटेंशियल कम है, ज्यादा वाला कम वाले को क्या देगा, पोटेंशियल देगा। कब तक, जब तक ये दोनों क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रोसीजर चलता रहेगा। और उसी प्रोसीजर में क्या होगी, चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज मूव करेगा, और चार्ज फ्लो करने को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसी करंट के फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए मैंने पॉइंट लिखवा रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। ऐसा कोई भी दो पॉइंट जिनके बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस है, वहीं से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी दोस्त। अरे कहानी क्लियर है, देखो, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ चार्ज। ये चार्ज का फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल है भाई, है ना। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। बताया आपको मैंने, पोटेंशियल ज्यादा है तो वहां से वो मूव करेगा लोअर पोटेंशियल की तरफ, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं अपन, करंट। ठीक है दोस्त, तो बैटरी में भी ऐसे ही होता है। आपने कभी सेल या फिर बैटरी का नोटिस किया है, जैसे मान लो लेट सपोज अपना जो सेल होता है इस तरीके से, ये अपना सेल है, तो सेल में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव वाला, ये वाला नेगेटिव वाला पार्ट है। तो यहाँ पर भी जो रिएक्शन होती है, आपने एक टर्मिनल पार्ट से दूसरे टर्मिनल पार्ट में, यहाँ पर मान लो हाई पोटेंशियल है, यहाँ पर लो पोटेंशियल है, तो हाई वाला किस तरफ मूव करता है, लो वाले की तरफ मूव करता है। और जब तक चलता रहेगा, जब तक ये दोनों पोटेंशियल, दोनों टर्मिनल एंड इक्वल नहीं हो जाए, जैसे ये इक्वल हो जाएंगे, रिएक्शन वहां पर कंप्लीट हो जाएगी, और अपन बोलते हैं सेल डिस्चार्ज हो चुका है। ये सेल क्या हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है, फिर सेल खराब हो चुका है, उसका ये प्रोसीजर होता है। इस तरीके से करंट क्या करती है, फ्लो करती है। तो देखना दोस्त, अगर मैं जैसे भी कभी बैटरी का साइन बनाऊंगा, तो उस बैटरी के अंदर मैं दो लाइंस बनाऊंगा इस तरीके से, बड़ी वाली लाइन को पॉजिटिव लिखूंगा, छोटी वाली लाइन को नेगेटिव। बड़ी वाली लाइन को क्या लिखूंगा, पॉजिटिव, और छोटी वाली लाइन को नेगेटिव। अगर मुझे सर्किट बनाना है, आप मुझे बताओ चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा। अरे भाई करंट कहां से कहां फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अरे भाई करंट कहां से कहां फ्लो करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि देखना इसका पोटेंशियल ज्यादा है, ये अपना पोटेंशियल कम करना चाहेगा, अपनी एनर्जी कम करना चाहेगा, तो किसको देगा, ये लो पोटेंशियल वाले को देगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होती है, चार्ज फ्लो होती है। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर होती है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आया वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क अपॉन चार्ज, या फिर बोलूंगा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अरे V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, मैं पोटेंशियल को, मैं वोल्टेज को V से डिनोट करता हूँ, वर्क डन को मैं W से डिनोट करता हूँ, और चार्ज को मैं Q से डिनोट करता हूँ। यूनिट ऑफ वोल्टेज, यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। वोल्टेज की या फिर पोटेंशियल की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वो होती है वोल्ट, VOLT, वोल्ट। तो वो जो वोल्ट यूनिट है, ठीक है, ये लगा लिखा वर्क, वर्क की यूनिट जो होती है वो होती है जूल। अरे वर्क डन की या फिर वर्क की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट आपको पता है भाई, कूलम होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है, यूनिट के बारे में बात कर लिया अपन ने। मैं बात करता हूँ 1 वोल्ट के बारे में। तो ये भी बिल्कुल जैसे अपन ने 1 एम्पियर पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे कि 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए जितना काम करना पड़ेगा, वो काम कितना होगा, 1 जूल काम होगा। और 1 जूल वर्क डन जो होगा उसी को अपन बोलते हैं 1 वोल्ट। वापस देख लो डेफिनेशन को, कि किसी भी 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए बैटरी 1 जूल वर्क डन करती है, और 1 जूल वर्क डन जब करेगी तो जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल होगा। देखिए
1 जूल ऑफ वर्क इज डन, यानी 1 जूल वर्क डन होगा फॉर मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। 1 कूलम चार्ज का मूव करने के लिए जितना काम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। क्या कहानी एकदम रप्पा रप्पा। आगे देखिए 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले की वैल्यूज अपन, तब इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं यार। न्यूमेरिकल दे रखे हैं मैंने आपको, बिल्कुल सिंपल वे में न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन। देखिए सिंपल सिंपल है सारी चीजें ना, बिल्कुल आपको हाई फाई होच पोच बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। आराम से सारी चीजों को अंडरस्टैंड करिए, फिर अपने फॉर्मूले की वैल्यूज पुट करिए। देखिए दोस्त कैसे करोगे, आपको दे रखा है फाइंड द वोल्टेज, आपको वी फाइंड करना है। अगर आपको डब्ल्यू दे रखा है 35 जूल और क्यू दे रखा है 7 कूलम। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये अपना फॉर्मूला हो गया, ठीक है भाई। वैल्यूज पुट करो, डब्ल्यू दे रखा है 35 और क्यू दे रखा है अपना 7। कितना आएगा 35.7, ये आएगा अपना 5 वोल्ट। किसकी वैल्यू आई, वी की वैल्यू 5 वोल्ट। कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में 3 वैल्यू दे रखी है, 3 में से कोई भी 2 की वैल्यू तो देगा, मैं तीसरी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा फाइंड वर्क डन, आपको इस बार डब्ल्यू निकालना है। फॉर्मूले क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो क्या मैं डब्ल्यू निकालने के लिए इसको इधर भेज दूं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू। ये अपना क्या हो गया फॉर्मूला। ये क्या हो चुका दोस्त, फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है। फॉर्मूले में देखो वैल्यूज पुट करो यार, वैल्यू रखो। वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 70 और क्यू की वैल्यू दे रखी है 15। मल्टीप्लाई करो यार इसको, तो 15 7 का कितना होता है 105। ओके 105 और एक जीरो और लगा दो, क्या क्या निकालना था, क्यू क्या निकालना था, जूल। वर्क डन, इसलिए यूनिट आएगी इसकी जूल। अरे वर्क डन यूनिट क्या होती है दोस्त, जूल होती है। तो 1050 जूल वर्क डन आ चुका है। आगे देखो यार एक और क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड, आपको इस बार क्यू फाइंड करना है। फाइंड क्यू व्हेन v इक्वल टू 600 एंड w इक्वल टू 180 जूल। ओके आपको क्यू फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो मैं इस q को इधर भेज दूं और इस v को मैं इधर भेज देता हूं, तो फॉर्मूला बनेगा q इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन v। बताओ यार, w दे रखा है 180 और v दे रखा है 600। ये 0 0 कट गया, 18/6। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते हो तो ये आएगा 6 अपॉन, ये आएगा 20। तो ये 3/10 ये कुछ वैल्यू आएगी। अब इसको आगे और फर्दर डिवाइड कर देना भाई, 0.3 आएगा। तो आगे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.33, ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। क्या आ रहा है आपका क्यू, तो कूलम लगा देना। सोचना और अपन ट्राई करते हैं बिल्कुल आसान वे में। फाइंड द वोल्टेज ऑफ बैटरी, आपको बैटरी का वोल्टेज यानी वी फाइंड करना है, यस वी फाइंड करना है। इफ करंट दे रखे आपको, देखो इस बार मैं गिवन लिख देता हूँ, आपको फाइंड करना है वी। गिवन क्या क्या है, गिवन है आई इक्वल टू 60 एम्पियर, टी दे रखा है 2 सेकेंड और डब्ल्यू दे रखा है 200 जूल। फॉर्मूला होता है आपका v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। हमारे पास डब्ल्यू दे रखा है, क्या क्यू दे रखा है, क्यू नहीं दे रखा है। और जब क्यू नहीं दे रखा है तो फिर क्या करें दोस्त, तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो क्यू के लिए फॉर्मूला होता है करंट का आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू के लिए क्या कर दूंगा आई इंटू टी, तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। यहाँ से क्या आएगा आपका, पहले क्यू निकालोगे, क्यू की वैल्यू इस फॉर्मूले रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्यू कितना आएगा भाई, आई दे रखा है आपको 60, टी दे रखा है 2, क्यू आएगा आपका 120 कूलम। ये आपकी क्यू की वैल्यू आ गई। क्यू की वैल्यू यहाँ रखो यार, यहाँ रखो। तो v इक्वल टू डब्ल्यू दे रखा है 200 और ये दे रखा है क्यू 120। कट किया आपने, ये आएगा 10/6। 10/6 की वैल्यू देख लेना आप कितनी आएगी, 1.67। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 1.67 वोल्ट। तो ये अपने न्यूमेरिकल्स किया यार यहाँ तक, ठीक है। ये न्यूमेरिकल का सेक्शन हो चुका है। न्यूमेरिकल जरूरी है यार, फॉर्मूला लगाना बस, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वे में काम हो जाएगा। आगे देखिए मैंने एक हेडिंग लिखा ओम्स लॉ, और क्या लिखा है अल्ट्रा इंपोर्टेंट, भयंकर इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, 200% इंपोर्टेंट। एग्जाम में सवाल बनेगा ही बनेगा भाई ओम्स लॉ पे। ये ओम्स लॉ क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल है यार। ओम्स लॉ का एप्लीकेशन भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन पहले ओम्स लॉ होता है क्या वो सारी बात समझते हैं। ओम्स लॉ कहता है कोई भी एक सर्किट दे रखा है आपको, इलेक्ट्रिक सर्किट, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में आपने बैटरी जोड़ रखी होगी, बैटरी का कुछ वोल्टेज होगा, वो वोल्टेज उस इलेक्ट्रिक वायर में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
वापस देखना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट विच इज फ्लो इन अ वायर। एक वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कौन सी करंट, जो उस वायर के अंदर फ्लो हो रही है उस वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, वोल्टेज। अगर आपका वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका वोल्टेज कम होगा करंट भी कम हो जाएगी। फॉर्मूला क्या आएगा, V प्रोपोर्शनल I। अरे वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल है तो V प्रोपोर्शनल I। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आता है R, तो V बराबर फॉर्मूला बना V बराबर RI। फॉर्मूला क्या बना भाई, V इक्वल टू RI। यहाँ पर R क्या है, V मतलब वोल्टेज है, I का मतलब करंट है, R क्या है, R दे रखा ओम्स कांस्टेंट। और R को क्या बोलेंगे दोस्त, ओम्स कांस्टेंट। और इस R का नाम हो गया रेजिस्टेंस, और इसका नाम क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो देखो भाई रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होता है वो समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस को अपन R से डिनोट करेंगे, द फैक्टर विच अफेक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट। यानी ऐसा कोई भी फैक्टर, ऐसा कोई भी आदमी जो अपने बीच में खड़ा कर दिया, जो इलेक्ट्रॉन के माल मसाले के ट्रांसफर को रोकने का काम कर रहा है, उसी को अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो बोलती है ओम। अरे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, OHM, ओम। और उसको इस कैप जैसे बनाते हैं, इस तरीके से सिंबल होता है उसका, उसको इस तरीके से कैप जैसा बनाते हैं रेजिस्टेंस को। ये रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी एक वायर का नेचर है, किसी एक वायर की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग वायर। तो जो कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उस वायर के नेचर पे डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या फिर कम होगा। रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज करेगा, कभी इलेक्ट्रिसिटी को डिक्रीज करेगा, कौन से फैक्टर से इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। और इसके बाद अपने इस फॉर्मूले में न्यूमेरिकल्स, वो अपन सारी बातें अब नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे दोस्त। तो आज के लिए इतने ही पढ़ते हैं भाई, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।